जून को रियासी में एक बस पर आतंकी हमला हुआ। बस में सभी हिंदू श्रद्धालु थे। इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ना तो ये पहला हमला था और ना ही आखिरी। पिछले 4 सालों में इन सभी इलाकों पर आतंकियों ने हमले किए। हमले अलग अलग हथियारों से हुए, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी यानी कि हमला करने का तरीका लगभग एक जैसा ही था, क्योंकि इनके पीछे एक ही आतंकी ग्रुप था, TRF यानी कि रेजिस्टेंस फ्रंट। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी ये हमला सीधे भारत को चुनौती है। बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही है। वहीं पाकिस्तानी फौज का एक पूर्व कमांडो भी इस आतंकी हमले में शामिल है। आज की वीडियो की कहानी TRF पर। ये TRF है क्या? आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कश्मीर में आतंकवाद कम क्यों नहीं हो रहा? क्या कश्मीर में फिर से 1990 की तरह हिंदुओं पर हमले बढ़ने वाले हैं? अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक। और समझेंगे पाकिस्तान किस हद तक आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। मुकाबले के लिए पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करेंगे, मुत्तफिक करेंगे। साल था 1979। अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ जिहाद शुरू हो चुका था। इस जिहाद में अफगानिस्तान के अलावा 3 देश अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान इस जिहाद में अपने लड़के, अमेरिका अपना पैसा और सऊदी अरेबिया पैसे के साथ साथ कट्टर इमामों और शेखों को, जिन्हें हम भारत में मौलवी नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान में भेज रहे थे। जो जिहादी लड़के अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, इन्हें मुजाहिदीनों के नाम से भी जाना जाता था। लगभग इसी समय 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान से एक इस्लामिक स्टडीज का टीचर हाफिज सईद सऊदी अरेबिया पहुंचा और वहीं इन कट्टर इस्लामिक इमामों से मिला जो अफगान जिहाद से जुड़े हुए थे। इन इमामों की सलाह पर हाफिज सईद वापस पहले पाकिस्तान और वहां से अफगानिस्तान पहुंचा। लगभग इसी समय कश्मीर में सरकार बनाने और गिराने का दौर शुरू हो चुका था। इसकी वजह से पाकिस्तान बस एक सही समय आने का इंतजार कर रहा था। 1985 में पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे मौलाना हाफिज सईद ने जफर इकबाल के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, नाम रखा जमात-उद-दावा, ताकि अफगानिस्तान में जिहादी मुजाहिदीनों को और ज्यादा कट्टर बनाया जा सके। अगले साल यानी कि 1986 में एक और पाकिस्तानी जिहादी ज़कीउर रहमान लखवी ने अपने सलाफी जिहादी संगठन को हाफिज सईद और जफर इकबाल के संगठन के साथ मिलाकर एक नया संगठन बनाया, नाम रखा मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव की धांधली की वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ने लगी थी। इस मिलिटेंसी में JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन काम कर रहे थे। 1987 इलेक्शन और इन आतंकी संगठनों के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिख रहा होगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि कश्मीर के मुद्दे को आप और बेहतर समझ सके। लेकिन अभी तक हाफिज सईद और उसके संगठन मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद की एंट्री नहीं हुई थी कश्मीर में। 1979 से चल रहा सोवियत जिहाद 1989 में USSR के आर्मी वापस खींचने के साथ खत्म हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान और हाफिज सईद के सामने सवाल था कि जो जिहादी अब तक अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, अब उनका करें क्या? पाकिस्तान को यह भी पता था कि अगर इन जिहादियों को कोई मकसद नहीं दिया गया तो उल्टा ये पाकिस्तान पर ही हमला करना शुरू कर देंगे। इसलिए 1990 में पाकिस्तान ने मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद के हेड हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और आज़म चीमा के साथ मिलकर मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद का एक आर्म विंग बनाया, जिसका नाम रखा गया लश्कर-ए-तैयबा। 26 जनवरी 1990 से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1990 को हाफिज सईद ने अजमत अब्बास नाम के आतंकी को कश्मीर में भेजा। इस अजमत अब्बास ने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार डाला। 25 जनवरी की हत्या के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में शुरुआत कर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा, यूके में लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप अभी भी चलाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लश्कर-ए-तैयबा के करीब 30 आतंकी घुसपैठ की फिराक। शुरुआती कई सालों तक भारत सरकार को समझ में नहीं आया कि कश्मीर में इन आतंकी संगठनों को रोकने के लिए वो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान को 1979 से 1989 तक सोवियत जिहाद की वजह से अमेरिका से बहुत सा पैसा मिला था। वो उसने कई सालों से अपने पास कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ाने के लिए बचा रखा था। साथ ही सोवियत जिहाद जब खत्म हुआ तो अमेरिका के बहुत से एडवांस वेपन भी अफगानिस्तान में रह गए थे। पाकिस्तान ने पैसे और US के हथियारों को लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ उन सभी आतंकी जिहादी संगठनों को देना शुरू कर दिया जो कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब हो गई जब 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने US के ट्विन टावर्स पर एरोप्लेन दे मारा। अमेरिका जो इतने सालों से अफगानिस्तान में जिहादी मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहा था, अब मुजाहिदीनों के खिलाफ हो गया था। अब आप इस बात को समझो कि ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया का एक जिहादी मुजाहिदीन ही था जो 1979 से 1989 तक सोवियत जिहाद में लड़ रहा था। इसलिए हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आखिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका से इतनी नफरत क्यों करने लगा था। खैर, ट्विन टावर्स पर हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने अल-कायदा से बदला लेने के लिए वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया था। इस वजह से पाकिस्तान और मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद और लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर भी प्रेशर आने लगा था। 2002 में US को पता लगा कि लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान पंजाब के फैसलाबाद में टॉप लेवल अल-कायदा लीडर अबू जुबैदा को एक सेफ हाउस में छिपा रखा है। इसके बाद US के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने दिखावे के लिए मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद और लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर पाकिस्तान में किसी भी तरीके के एक्टिविटी के बैन लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान लश्कर के कश्मीर ऑपरेशंस को सपोर्ट करता रहा।
आजम चीमा जो कि मरकज़-उद-दावा-वल-इरशाद और लश्कर-ए-तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था, इसने हाफिज सईद और पाकिस्तानी सरकार को याद दिलाया कि ये दोबारा अपने सबसे पुराने संगठन जमात-उद-दावा को जिंदा कर उसके अंडर अपने सारे काम कर सकते हैं, खासकर कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ाना। 2003-4 में पाकिस्तान के सिंध में भारी बारिश हुई और वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए। तब जमात-उद-दावा का एक सपोर्टेड फाउंडेशन जिसका नाम था इदारा खिदमत-ए-खलाक सामने आया। ये फाउंडेशन कहने के लिए बाढ़ पीड़ितों की मदद करता था, पर साथ में लोगों से डोनेशन मांगता ताकि कश्मीर में चल रहे जिहाद को लगातार फंड किया जा सके। 2006 में यूएस ने लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन होने की वजह से इस इदारा खिदमत-ए-खलाक को भी बैन कर दिया था। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में अजमल आमिर कसाब और इसके 9 साथियों ने कत्लेआम मचाया था, उसके पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा ही था। उस समय अजमल आमिर कसाब और इसके साथियों को डायरेक्ट ऑर्डर खुद हाफिज सईद और इसके साले अब्दुल रहमान मक्की से मिल रहे थे। हमलों के तुरंत बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया कि कैसे पाकिस्तान बार बार आतंकी संगठनों का नाम बदलकर भारत पर हमले करवा रहा है। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने की वजह से इस जमात-उद-दावा पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के बावजूद जमात-उद-दावा आज भी पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन चला रहा है। 2010 में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बाढ़ आ गई। 2004 की तरह जमात-उद-दावा ने एक और नया संगठन बनाया, फलाह इंसानियत फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी उसी तरह से काम कर रहा था जिस तरह से इदारा खिदमत-ए-खलाक काम कर रहा था। जमात-उद-दावा ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम पर लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया था। इस बार भी जमात-उद-दावा का वही मकसद था, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद को पैसे पहुंचाते रहना। 2019 में पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में होने के कारण यूएस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से भीख न मिलने पर मजबूर होकर इस फलाह इंसानियत फाउंडेशन को पाकिस्तान को बैन करना पड़ा। 2011 में इजराइल के फिलिस्तीन पर अटैक की वजह से पाकिस्तान में जमात-उद-दावा ने सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए एक संगठन बनाया, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल। इसी तरह 2012 में फ्रांस के चार्ली हेब्डो मैगजीन के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने पर जमात-उद-दावा ने प्रोटेस्ट के लिए फिर से एक संगठन बनाया, तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल। इस तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल का आज भी एक ही एजेंडा है, यूरोप में कुछ भी हो बस प्रोटेस्ट करना है। लेकिन पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा के लिए सबसे बड़ा मोड़ आया 2017 में। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के डर से जमात-उद-दावा ने फिर एक बार अपना नाम बदलकर तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर रख लिया और 7 अगस्त 2017 को ये ऑफिशियली बोला कि वो एक नई पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग बनाएगा और कहा कि ये मिल्ली मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी। उस समय तो यूएस की प्रेशर की वजह से पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मिल्ली मुस्लिम लीग को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी। लेकिन अगले साल हाफिज सईद के सपोर्टेड कैंडिडेट एक अलग पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक पार्टी की ओर से लड़े। उस समय तो हाफिज सईद के कैंडिडेट्स हार गए, लेकिन पाकिस्तानी ISI की तैयारी लॉन्ग रन में हाफिज सईद को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर में लाने की, क्योंकि पाकिस्तानी ISI के पास हाफिज सईद से ज़्यादा वफादार और पालतू आदमी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। इसी वजह से ISI तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर उर्फ लश्कर-ए-तैयबा उर्फ जमात-उद-दावा को नए नए संगठन और फाउंडेशन बनाने में मदद करती है ताकि हाफिज सईद का जो सपोर्ट बेस है पाकिस्तान में वो बढ़ सके। भारत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में फेंक दिया गया। FATF से बचने के लिए तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर उर्फ जमात-उद-दावा का ज़्यादातर कैडर एक नया संगठन खैरुन्नास इंटरनेशनल ट्रस्ट में शिफ्ट हो गया। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने पर शुरुआती 1 साल में तो पाकिस्तान बिल्कुल चिल मोड में बैठा हुआ था कि भाई मैंने लिया था टेंशन। लेकिन 2019 में भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया जब पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को चाइना के अलावा किसी दूसरे देश ने उधार का पैसा नहीं दिया, तो पाकिस्तान बोला भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए भारत सरकार ने भी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया। अब पाकिस्तान की फिर से वही हालत हो गई थी। ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। अक्टूबर 2019 में यानी कि आर्टिकल 370 हटने के 2 महीने बाद जमात-उद-दावा उर्फ तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर ने भारत सरकार से आर्टिकल 370 हटाने का बदला लेने के लिए एक नया संगठन बनाया। ये था द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF। लेकिन इस बार जमात-उद-दावा ने अपने मोडस ऑपरेंडी में 2 बड़े बदलाव किए। पहला कि पुराने आतंकवादी संगठनों की तरह इस बार इस आतंकी संगठन का कोई इस्लामिक नाम नहीं था, ताकि जमात-उद-दावा पाकिस्तान की मदद से ये दिखा सके कि ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों का ही भारत सरकार के खिलाफ और भारत सरकार को रजिस्ट करने यानी रोकने का संगठन है। दूसरा बदलाव था द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपने मोडस ऑपरेंडी में ये किया कि पिछले वाले आतंकी संगठन जम्मू में कम और कश्मीर में ज़्यादा एक्टिव थे और हिंदुओं के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी मार रहे थे। लेकिन इस बार जमात-उद-दावा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को ज़्यादातर जम्मू के हिंदुओं को मारने और हिंदुओं के बीच दहशत कायम करने के लिए बनाया। लेकिन आपको चिंता इसलिए कम होनी चाहिए क्योंकि 1990 से अलग इस समय हमारा देश, हमारी सरकार कई गुना ज़्यादा मजबूत है और इतने सालों की लड़ाई के बाद भारत सरकार और आर्मी को इन आतंकवादी संगठनों के मॉडस ऑपरेंडी यानी जिस तरह से ये आतंकी संगठन काम करते हैं इसके बारे में अच्छी तरह पता है। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया कि TRF कुछ नहीं बस बदले नाम के साथ जमात-उद-दावा उर्फ लश्कर-ए-तैयबा ही है। पाकिस्तान खुद को इंटरनेशनल प्रेशर से बचाने के लिए पुराने आतंकियों को नए नाम के साथ कश्मीर भेजता रहा है और TRF भी इसी तरीके का एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगी हो पूरी वीडियो में, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।